लेकिन ये बात मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बताई थी कि आप जो चीज मीथेन पर देख रहे हैं वो आपने इस तरह सीखनी है कि अगर वो किसी और कंपाउंड पे आ जाए, किसी और एल्केन पे आ जाए, तो आपको करनी आनी चाहिए। नॉर्मली क्या है, बच्चा बड़ा मुश्किल से रट्टा लगा लेगा मीथेन का, एग्जामिनर पूछ लेगा पेंटेन का करके दिखाओ। तो अब वहां अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकोगे। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखिए बेटा, प्रिपरेशन के मेथड्स में अल्केन के लिए समझना बच्चे, प्रिपरेशन के मेथड्स में अल्केन्स बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो पैटर्न कर रहे हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बेटा अल्केन्स बनाने के कुल दो तरीके हैं। ठीक है जी, अल्केन्स बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किसी भी हर ग्रुप में पढ़ाएंगे इसी तरह, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मेथड्स पता होने चाहिए। जब दिमाग को आप पहले नंबर दे देंगे तो दिमाग क्यूरियस होकर उन नंबर्स को तलाश करेगा कि कौन से मेथड से। तो मेरे बच्चे, अल्केन्स बनाने के कितने तरीके हैं? बोलो भाई, ऑनलाइन वालों, फिजिकल बच्चों, दो तरीके हैं। भाई साहब मुंह पे उंगली रख के ना बैठे, बोले ना, दो तरीके अल्केन्स बनाने के। लड़कियों, दो तरीके हैं। अब सवाल ये है कि कौन से, जब पहला आपको दिमाग में आया दो तरीके हैं तो फौरन से सवाल आ गया कौन से दो तरीके हैं। तो मेरे बच्चे, पहला मेथड जो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियली इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of crude oil. Fractional distillation of crude oil. अब थोड़ा इसके ऊपर बात करने, अच्छी बात यह है कि इसमें कोई रिएक्शन हमें याद नहीं रखना। इस प्रेपरेशन के मेथड में हमें कोई रिएक्शन याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपको इसके बारे में बताऊं। वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिटेल में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एटीपी पढ़ाते हुए पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा, और वहां पर भी तुम्हें इसका रेफरेंस दूंगा कि देखो ऑर्गेनिक में हमने इसकी बात की है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ये क्या होता है अभी बस ओवरव्यू दूंगा। देखो मेरे बच्चे, क्रूड ऑयल किसे कहते हैं, जिसको ज्यादा केमिकल टर्म में पेट्रोलियम कहते हैं। अच्छा, पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम जेली नहीं है यहाँ पर। असल में जमीन के नीचे से जो रॉ ऑयल निकल रहा है, जो डार्क ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। अगर आप ऑयल की कहीं एक्सट्रैक्शन किसी वीडियो में देखें तो इंतहाई गाढ़ा और बिल्कुल पिच ब्लैक किस्म का लिक्विड होता है। दैट इज, जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें से कंपाउंड निकालते हैं कि आज आप जानते हैं ऑल्दो की दुनिया अब और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन आज भी जो ममालिक जो हैं पेट्रोल जिनके पास पैदा हो रहा है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ममालिक तस्वुर किए जाते हैं। जैसे आप गल्फ कंट्रीज देखते हैं, तो उनकी इकोनॉमी तो मेजरली रिलाई ही करती है सारी पेट्रोल के ऊपर। तो बेसिकली पेट्रोलियम जो है वो एक मिक्सचर का नाम है, क्रूड ऑयल जिसे आम अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहते हैं। जब ये क्रूड ऑयल निकलता है डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड, तो इसे बड़े बड़े भट्टियों में, क्लिंज में गर्म करके इवेपोरेट कर दिया जाता है इंतहाई डार्क किस्म के धुएं में। समझना, डिस्टिलेशन जो होती है ना, डिस्टिलेशन, ये वैसे मैं डिटेल में बाद में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू के लिए डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है ये दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है जो भी लिक्विड है, मिक्सचर है, उसे गर्म करके गैस में कन्वर्ट कर देना, और दूसरा स्टेप होता है उसे ठंडा करके वापस लिक्विड बनाना। तो आप कहें सर ये क्या बात हुई, पहले गर्म करके लिक्विड गैस बना रहे हैं फिर वापस उसी को लिक्विड बना रहे हैं। असल में होता क्या है कि मिक्सचर, जैसे इस पेट्रोलियम की बता आपको, पेट्रोल क्रूड ऑयल में 13 है, तो आप सोचिए कि कितना रिच सोर्स है आपके पास ये मटेरियल्स का। तो आप जब ये सारे मिक्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि हर कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले आप पूरे मिक्सचर को क्या कर लेते हो, बॉईल करते हो। मेथड समझ लो, मिक्सचर को बॉईल करते हो यहां तक कि सारा का सारा जो क्रूड ऑयल है वो इवेपोरेट होकर क्या बन जाए, गैस। 400 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना पड़ता है और सारा का सारा गैस बन जाता है 400 से 450। और फिर आप उसे एक बहुत बड़े से टावर में ले जाते हो जिसको फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं, और उसमें हर पोर्शन में ना, उस टावर में हर पोर्शन में अलग अलग टेम्परेचर की रेंजेस होती है। देखो आप मुझे एक प्रिंसिपल बताओ, जब मैं लिक्विड को गर्म करता हूँ क्या बनती है, गैस, और जब गैस को ठंडा करूंगा तो वापस लिक्विड बनेगा ना, यस और नो। तो अब इसी प्रिंसिपल को, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग कि आपने पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को गर्म करके पहले सबको गैस बना दिया एक जैसी, अब आप उसे ठंडा कर रहे हो। अब जो टावर होता है ना, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ द डायग्राम, ये समझ लो भट्टी है, इस भट्टी में आपने गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस पर, सारा का सारा गैस बन गया। फिर यहाँ पाइप के जरिए आपने उसे इस बड़े से टावर में भेजा जिसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है। तो मसलन जो नीचे वाला कॉलम है उसमें 380 टू 400 सेल्सियस की रेंज है। अब जब ये गैस
450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुई हुई थी, अब जैसे ये 380 से 400 वाले टेम्परेचर रेंज पर आएगी तो जितनी चीजों का भी कंडेंसेशन पॉइंट, जितनी गैसेस का भी कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन पॉइंट इस रेंज में है, वो गैस में से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। ठंडा हो रहे हैं ना भाई, ठंडा करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा भाई, ये आइडिया तो क्लियर है ना कि गर्म करने पर जब बॉइलिंग पॉइंट आता है वो गैस बन जाती है, और जब उसी गैस को आप ठंडा करेंगे तो जब उसका कंडेंसेशन पॉइंट आएगा वो लिक्विड बनेगी। तो मेरे बच्चे क्या किया आपने, 380 से 400 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सचर को होल्ड किया, तो जो चीजें इसमें जिनका कंडेंसेशन पॉइंट था वो सारी लिक्विफाई होकर यहाँ से अलग हो गई, इनको अलग कर लिया। फिर आप और ऊपर ले गए, अब फिर टेम्परेचर रेंज है 360 से लेकर 380 तक मिसाल के तौर पर। तो अब जो चीजें जिनका कंडेंसेशन पॉइंट 360 से 380 है वो लिक्विफाई होंगी। फिर इसी तरह करते करते आगे टॉप पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री। तो हर वो बहुत बड़ा टावर है जिसमें टेम्परेचर रेंजेस सेट की जाती हैं, और हर टेम्परेचर रेंज में कंपार्टमेंट में आप मिक्सचर को होल्ड करते हैं ताकि बेसिक फिनोमेना के थ्रू, यानी जिन चीजों का लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन पॉइंट इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है उन्हें आप क्या कर लें, अलग कर लें। और इस तरह ग्रेजुअली इस पेट्रोलियम के कंपाउंड में बहुत सारे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है, फिर उनकी फर्दर डिस्टिलेशन होती है बाहर आ। अभी पूरा प्रोसेस समझाने का टाइम नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल समझना, चाहे इसकी हो किसी की हो, 2 स्टेप में होती है। एटीपी में प्रिंसिपल समझेंगे तो वहां आपको मुझे इतना जवाब देना बनता है। पहला प्रिंसिपल हमेशा डिस्टिलेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन। जैसे तुम्हारे घर में भी तुम ये कर रहे हो, मालूम है तुम्हें, लेकिन तो पता नहीं। जो जो आप पतीली जब गर्म कर रहे होते हो, पतीली में सालन पक रहा है या पानी बॉईल हो रहा है और ढक्कन लगा हुआ है उसके ऊपर, तो मेरे बच्चे ढक्कन के ऊपर जो पानी आ रहा है ना, ढक्कन के वो डिस्टिलेशन से ही तो आ रहा है। क्या हो रहा है उसमें कि पतीली जो है वो गर्म होने की वजह से वेपर्स रिलीज कर रही है, फिर वो वेपर्स ऊपर जाकर ढक्कन से टकरा रहे हैं, जो डायरेक्ट हीट नहीं ले रहा, ठंडे हो रहे हैं, वो वापस लिक्विफाइड हो जा रहे हैं। तो वो कंडेंसेशन ही का एक एग्जांपल है, जो आपके घर में आप जब ढक्कन हटाते हो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स देखते हो, वो डिस्टिलेशन ही से अलग हो रहे हैं। इसीलिए तुम देखो, इसीलिए आप देखो कि सालन पक रहा है, सालन में 50 चीजें, लेकिन ड्रॉपलेट पे सिर्फ आ रहे होते हैं पानी, क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उसके लिहाज से सेपरेट हो रहे हैं। खैर उसकी एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अभी के लिए याद रखें कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जिसके मेजरली 2 स्टेप्स होते हैं, जो मिक्सचर्स को अलग करने के लिए, जो ऐसे मिक्सचर्स जिनके बॉइलिंग, यानी ऐसे मिक्सचर्स में मल्टीपल चीजें शामिल हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं, आप उनको सेपरेट करते हो, सिंपली पहले गर्म करके गैस बना लेते हो और फिर उनको स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट्स पे ठंडा करके उनके लिक्विड्स को अलग कर देते हो। तो इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। और जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, तो जैसे मैंने कहा 13,000 के करीब कंपाउंड इसमें से बनते हैं, तो बहुत ज्यादा वैरायटी में अल्केन्स भी बनते हैं, जिनमें मीथेन और बाकी अल्केन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब इसी से निकलता है। केरोसिन भी अल्केन है, केरोसिन भी अल्केन होता है, डीजल भी अल्केन होता है, पेट्रोल भी अल्केन हो। पेट्रोल 8 का, पेट्रोल इज ऑक्टेन, देखा नहीं है, हाई ऑक्टेन लिखा होता है पेट्रोल पंप पे। अब तो थोड़ा लिंक कर लो, व्हाई दैट इज हाई ऑक्टेन, थोड़ा ब्रांच और अनब्रांच का चक्कर है, लेकिन अभी बात समझना, वो है 8 का। पेट्रोल जो गाड़ी में डल रहा है वो 8 कार्बन का कंपाउंड है, डीजल जो डल रहा है वो 9 कार्बन का कंपाउंड है, केरोसिन जो डलता है वो किस में डलता है, केरोसिन, केरोसिन इज जेट फ्यूल, जहाज के अंदर जो फ्यूल है वो केरोसिन होता है, क्योंकि केरोसिन डीजल से भी बड़ा कंपाउंड होता है। ठीक है जी, और वहां पर जेट फ्यूल के लिए आपको एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो और पावरफुल एनर्जी और ज्यादा एनर्जी हो, तो जेट फ्यूल के तौर पे केरोसिन 10 कार्बन का कंपाउंड है। और चीजें भी मिक्स की जाती हैं इसके अंदर, लेकिन बेसिक यही है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला मेथड अल्केन बनाने का मीथेन, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। यहां तुम्हें कोई रिएक्शन लिखना नहीं है, याद नहीं करना, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लार्ज नंबर ऑफ एल्केन्स लाइक ऑक्टेन, लाइक पेट्रोल, लाइक डीजल, लाइक केरोसिन, लाइक मीथेन, बहुत सारे एल्केन्स हमें मिलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स। इज दैट क्लियर ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों? अब भाई तला, अली, समझ आ गई बात बेटा? अनस, यस सर, आरिश, यस सर, आ रही है। अब आ जाओ बेटा दूसरी बात, दूसरा मेथड। ये मेथड भी बड़ा आसान सा मेथड है, लेकिन क्योंकि इस पर नोट भी आता है अलग से, अब जो मेथड लिखने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहीं पर कवर कर लूंगा। अल्केन हमारा थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है कि हम बहुत सारी बेसिक सीख रहे हैं। जब ये बातें आगे रिपीट होंगी तो हम दोबारा दोबारा डिटेल में नहीं करेंगे, और यहाँ पर आपको भी समझना पड़ेगा कि यार ये ऑर्गेनिक में जब एक बार सीख लिया वही चीज बार बार कॉपी होगी। तो अगला मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बेटा क्रैकिंग, और इस पर अलग से भी पेपर 2 में नोट आ जाता है, क्रैकिंग। तो जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। बेटा क्रैकिंग कहते हैं, क्रैकिंग एज द नेम सजेस्ट, क्रैक करना, तोड़ना। ठीक है जी। अब होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली,
कि जमीन के अंदर से, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल में समझ लो कि क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आपको मिलते हैं जो 100 200 कार्बन वाले कंपाउंड हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल पर्पस से बता रहा हूँ, वैसे तो बुक में ये तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन क्रैकिंग का प्रैक्टिकल यूजेस समझा रहा हूँ कि मेरे बच्चे आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बहुत बड़े, 100 कार्बन, 200 कार्बन, 300 कार्बन वाले कंपाउंड। और कमर्शियली हमारी यूटिलाइजेशन उन कंपाउंड्स के लिए ज्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे 200 कार्बन का कंपाउंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अगर हम नॉर्मल अपने फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो वहां कोई 200 कार्बन का फ्यूल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। तो अगर मेरे पास 200 कार्बन या 100 कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड मुझे मिला है जिसका डायरेक्टली कोई प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, तो मैं क्या उस 100 कार्बन वाले कंपाउंड को तोड़ तोड़ के, अगर आप बेसिक समझते हैं, तो 8-8 कार्बन वाले कंपाउंड नहीं बना सकता, या 10-10 कार्बन वाले, 9-9 कार्बन वाले कंपाउंड जो ज्यादा यूटिलाइजेबल है, जो कमर्शियली ज्यादा जिनका यूजेज है, बना सकते हैं ना बेटा। तो इसी प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग। क्रैकिंग अगर समझा प्रैक्टिकल पर्पस से समझी जाए तो क्रैकिंग वो मेथड होता है जिसमें आप बड़े बड़े कंपाउंड जो आमतौर पर लेस यूजफुल होते हैं, कि मैं यूजेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ लेस यूजफुल, लेकिन प्रैक्टिकली इसीलिए किया, वरना तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। तो वो कंपाउंड जो बड़े होते हैं और आमतौर पर उनकी यूटिलाइजेशन कमर्शियली इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं कि भाई इसको रख के अचार थोड़ी डालेंगे, क्यों ना इसे क्रैक करके तोड़कर ऐसे कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लिए जाएं जो कि ज्यादा यूटिलाइजेबल है, ज्यादा यूजफुल है, और इसी प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है। मैं भी लिखूंगा, इसे समझ लो पूरा। तो क्या है भाई क्रैकिंग नवीन? वो बेटा लिख दूंगा अभी मैं, सुन लो कि वो प्रोसेस जिसमें आप बड़े कंपाउंड्स, बड़े अल्केन्स को, बड़े बड़े कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स को जो आमतौर पर लेस यूटिलाइजेबल यूजफुल होते हैं, उन्हें ब्रेक करके छोटे और ज्यादा यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं, इन्हें, इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है। अब ये पूरा 4 नंबर का नोट आता है, तो मैं पूरे नोट के हिसाब से इसको समझा रहा हूँ, फिर लिखेंगे। तो क्रैकिंग समझ आ गई? क्रैक करना, तोड़ना। किसको तोड़ना? बड़े कंपाउंड को, ताकि क्या बने? छोटे कंपाउंड। क्यों तोड़ रहे हैं? बड़े कंपाउंड क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर बड़ा कंपाउंड उतना यूटिलाइजेबल नहीं है, अगर तो फिर तोड़ेंगे और वो कंपाउंड बनाएंगे जो ज्यादा यूजफुल है। अब सवाल ये कि क्रैकिंग की कैसे जाएगी? तो क्रैकिंग करने के 2 तरीके होते हैं। क्रैकिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक को बच्चा कहते हैं थर्मल क्रैकिंग और एक को कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे एक कंपाउंड को क्रैक करना है तो मैं उसको एक कंटेनर में ले जाता हूं और लिसन वेरी केयरफुली, उस कंपाउंड को मैं हीट करता हूं इन वैक्यूम चेंबर, यानी इन एब्सेंस ऑफ हीट। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मसला क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप गर्म कर रहे हैं और एयर दे दी तो फिर वो गर्म नहीं होगा, कंबस्ट हो जाएगा। 2 बातें हैं, एक है हीट होना और एक है कंबस्ट होना। आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से शायद दोनों सेम होते हो, बट एक्चुअल में नहीं होता। जब किसी चीज को ऑक्सीजन मिल जाएगी ना, तो याद रखें ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज को हीट करेंगे तो वो कंबस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोयला, प्योर कोयले की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक प्योर कोयला, चलो प्योर कोयला भी छोड़ दो, घर में जो गैस आ रही है, उस घर में गैस को जैसी तुम हीट करते हो, हल्की सी हीट देते हो, वो थर्मल रिएक्शन में नहीं जाती, बल्कि वो वो कंबस्ट हो जाती है, जलना शुरू कर देती है। लेकिन अगर मैं उसे गैस को कंटेनर में जमा करूं और उसमें एयर ना हो और फिर हीट करूं, तो मेरे बच्चे फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको कार्बन पार्टिकल अलग और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। कार्बन जो मीथेन है उसका कार्बन अलग होगा और हाइड्रोजन अलग होगा, वो टूट जाएगा, बजाय इसके कंबस्ट हो जाए। कंबस्ट होने में क्या होता है? कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। तो समझना ये है कि केमिस्ट्री में इस बात का डिफरेंस भी समझ लीजिए, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली एज अ फ्यूल काम करते हैं, तो अगर इनको एयर मिल जाए तो फिर ये क्या होते हैं? कंबस्ट हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते। तो क्रैकिंग में जब हम थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं तो हम कंपाउंड को हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, गर्म करते हैं, यहां तक के सारे जो उस कंपाउंड के जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने से छोटे छोटे कंपाउंड बन जाते हैं। अगर एक बड़ा कंपाउंड था 100 कार्बन का और मैंने उसे हीट किया 900,000 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, तो क्या होगा? उसके बॉन्ड्स टूटना शुरू करेंगे और 100 कार्बन के कंपाउंड में से छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। अब थर्मल क्रैकिंग जो है ना, करना मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि थर्मल क्रैकिंग में जब आप प्योरली हीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्योरली हीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को कंडक्ट करना मुश्किल है। 900,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ले जाना, एयर की एंट्री को रोकना, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो एक दूसरा तरीका क्या है? और वो दूसरा तरीका होता है कैटालिटिक क्रैकिंग।
कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कैटलिस्ट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को फीजिबल बना देता है, स्पीड अप कर देता है। तो बेसिकली कैटेलिटिक क्रैकिंग का फायदा क्या होता है? अगर मुझे एक अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट मिल जाए, हर रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं होता, हर रिएक्शन और कंपाउंड के हिसाब से उसका कैटलिस्ट होता है। तो अगर मुझे कोई अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट मिल जाए, तो वो रिएक्शन जो थर्मल क्रैकिंग में 900 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, यानी वो कंपाउंड जो 900 डिग्री सेल्सियस पे जाके ब्रेक हो रहा था, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकता है कि वो 550 या 400 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो जाए। तो उससे क्या होता है फायदा? कि मुझे खर्चा बहुत कम हो जाएगा, प्रोसेस 900 पे मेंटेन करना और 400 पे बहुत फर्क पड़ जाता है, ज्यादा फीजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर थर्मल करी क्यों रहे? जब आपको कैटेलिटिक क्रैकिंग का फायदा ज्यादा है। यस, कैटेलिटिक क्रैकिंग में फायदा ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपकी एनर्जी कम लगती है और आपका प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है। तो फिर हम कैटेलिटिक क्रैकिंग ही पर क्यों नहीं जाते, हम थर्मल क्रैकिंग पे क्यों जाते हैं? उसका रीजन यह, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट का होना। मसलन अगर एक कंपाउंड है जिसका टेम्परेचर 1800 या चलो 1200 पे जाके मेल्ट होता है और मेरे 1200 पे जाके क्रैक होता है, और मेरे पास ऐसा कोई कैटलिस्ट ही नहीं है जो 1200 तक जो है स्टेबल रहने की काबिल हो, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं है, जो ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो वहां अवेलेबल रह सके, स्टेबल रह सके। तो जिन रिएक्शंस के लिए, समझ आ रही बात, जिन रिएक्शंस के लिए मुझे अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट मिल जाएगा, वहां तो मैं थर्मल पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक और बात समझना कि थर्मल क्रैकिंग में ऐसा नहीं है कि हीट नहीं देनी पड़ेगी। ये बात भी समझ लो, मेरी उम्मीद है मेरी एक्सप्लेनेशन से बात समझ आई होगी। थर्मल क्रैकिंग में ऐसा नहीं होगा कि हीट देनी नहीं पड़ेगी, हीट कम देनी पड़ेगी। हम सिर्फ हीट पर रिलाई नहीं कर रहे होंगे, आधा काम हीट से और आधा काम कैटलिस्ट से हो जाएगा। सही है। जबकि कैटेलिटिक क्रैकिंग में, जो थर्मल क्रैकिंग होती है, उसमें सारा काम ही किससे होगा? हीट से होगा, जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, प्रोसेस करना यूजुअली मुश्किल होगा। तो सवाल ये है कि हम कौन सी वाली प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली हम प्रेफर कौन सी करेंगे? कैटेलिटिक क्रैकिंग को प्रेफर करेंगे, लेकिन हर दफा ये करना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, फिर यहीं पर एक और बात बता दूं कि बेटा एक कैटलिस्ट का नाम, ऑर्गेनिक में मैंने शायद डे 1 पे भी बताया था कि ऑर्गेनिक में जब रिएक्शन हम शुरू करेंगे, तो वहां पर जो कंडीशंस होती हैं रिएक्शन की, जो हम एरो पे लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में कंडीशंस के थ्रू ही तुम्हें पता चलेगा कि रिएक्शन में करना क्या है। तो एक कैटलिस्ट जो तुम्हारे सिलेबस में मौजूद है, जो जैसी तुम एरो पे लिखा हुआ देखोगे, समझ जाओगे कि क्रैकिंग करनी, एंड दैट इज Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 ऑर्गेनिक में किसी भी रिएक्शन में तुम Al2O3 लिखा हुआ देखोगे एरो पर, तो ये Al2O3 कैटलिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैटलिस्ट है, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्रैकिंग करने के लिए। तो अगर तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है डीकेन का या नोनेन का, और आगे एरो पे क्या लिखा हुआ है? Al2O3, तो तुम समझ जाओगे कि इसको क्या करना है? क्रैक करना है। खैर, तो अब मैं करके भी लिख के भी दिखाऊंगा। अभी अब तक मैंने क्या समझाया कि अल्केन को, फिर बोलना बेटा, अल्केन्स बनाने के कितने तरीके? दो। नंबर 1, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसमें आप क्रूड ऑयल को पहले गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे जिसमें बहुत सारे अल्केन्स भी बनेंगे। फिर आ गया दूसरा, क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? बड़े कंपाउंड को तोड़ के छोटा कंपाउंड बनाते हैं। दो तरीकों से करते हैं, या तो प्योरली बाय हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर, थर्मल क्रैकिंग, या फिर इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज वेल। ज्यादा फीजिबल कैटलिस्ट वाला है। कैटलिस्ट तुम्हें याद रखना है वो कौन सा? Al2O3। उसके बाद आ जाता है कि क्रैकिंग का यूजेज, इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा, क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू हम 3 तरह के प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं: स्मॉलर अल्केन्स, and hydrogen. Cracking is used to prepare smaller and more useful alkanes, smaller and more useful alkenes and hydrogen gas. क्रैकिंग करके हम बड़े कंपाउंड्स की क्रैकिंग, बड़े हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग करके हम यूजुअली 3 तरह के प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे होते हैं: स्मॉलर स्मॉलर एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब 4 नंबर में नोट आएगा, ये सारा मंजन बेच दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्रैकिंग का डेफिनेशन लिखोगे, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग बताओगे, थर्मल है और कैटेलिटिक है, कैटलिस्ट का नाम लिख के यूजेज बता दोगे कि टू मैन्युफैक्चर अल्केन, स्मॉलर अल्केन, हाइड्रोजन। अब मैं इसको इसी पैटर्न में लिखवाता हूँ और फिर आगे चलते। ठीक है जी? जी ऑनलाइन वालों, क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर। चलो बेटा, क्रैकिंग का डेफिनेशन से शुरू करते हैं, यहीं पर कंटिन्यू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
larger, usually less useful. The process of breaking down larger, usually less useful hydrocarbons to form smaller, usually more useful hydrocarbons is called cracking. अभी तो हाई होगा 1-2 साल और। कोविड बहुत नीचे आ गया था भाई। कोविड में 22 पे ए मिल रहा था, 40 में से 22 पर ए तो वैसे ही जस्टिफाइड नहीं था। अब नहीं आएगा, और इसीलिए भाई मैंने उस दिन भी शायद जिक्र किया तुम लोगों के सामने कि अब आप जो है ना एवरेज अपनी पहले बस बड़े मजे उतार दिए 3-4 साल 22, 24, 26 पे ए मिल रहा था। अब आपका ए वापस वहीं जाएगा जो एवरेज थ्रेशोल्ड हुआ करते थे, उसमें 34, 35, 36 पर ए होता था पेपर 1 में। पेपर 2 में 60 में से 54 प्लस पे ए होता था। अब वहीं पर हम जाएंगे। कोविड में बड़े मजे आए, 41 पे ए आ रहा है, 42 पे ए आ रहा है। अब नहीं होगा, इसलिए इस आशय में मत रहना। पेपर बहुत अच्छा होगा तो ही अच्छा होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। The process of breaking down larger, ब्रैकेट में लिखा हमने, usually less useful hydrocarbons to form smaller, usually more useful hydrocarbons is called cracking. तुम वहीं आपने जो है ना लीचड़पन पे फौरन उतरते हुए 1 मिनट नहीं लगता या को स्लिप होने। चले भाई आगे लिखें, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। यहाँ हम use in absence of air, use less heat, absence of air, and pressure. हेलो सर आपकी स्क्रीन गायब हो ऑनलाइन गई। वालों को आवाज आ रही है? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अभी आ जाएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी अभी। Usually less heat,
काम करो। Air. In absence of air, use heat. Use less heat in absence of presence of catalyst. To make smaller alkane, to make smaller alkenes, and make hydrogen catalytic. Use less heat in absence of air and presence of small catalyst. Al2O. जी बेटा प्लीज कॉपी करें. Uses of cracking to make smaller alkanes, to make smaller alkenes, to make hydrogen gas. Yes. He uses heat only in absence of air. अजाम कॉपी कर लिया बेटा? अली, अनस, तलहा. Yes, sir, कर लिया. बच्चे अब कुछ ना इसके रिएक्शन इस तरह एग्जाम में लिखने आ जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, थ्योरी में भी आ जाते हैं, और फिर वो कैसे करना है, उसमें क्या कॉमन सेंस लगता है, जरा उसको ऊपर देखते हैं. चलिए बेटा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको. लेट्स से मैंने कहा वी हैव अ कंपाउंड C22H46. वी हैव अ कंपाउंड C22H46. अब एग्जामिनर आपको कहता है कि आप इसे क्रैक कर रहे हो, इसे तोड़ रहे हो, और फिर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता है. एग्जामिनर कहता है कि टोटल, समझना बच्चे, इसमें थोड़ा सा मैथ्स इस्तेमाल होता है और ये रिएक्शन इस तरह से लिखने के लिए आ जाते हैं. एक बार समझ लो, ये एक एग्जाम्पल में ही समझ आ जाएगा कि करना क्या है. वैसे तो एग्जाम्पल में कई वेराइटीज है. एग्जामिनर आपको इस तरह का कंपाउंड दे देगा, इससे बड़ा भी दे सकता है, इससे छोटा भी दे सकता है, और फिर आपको कहेगा कि भाई आप इस कंपाउंड में लेट्स से कि 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ये चलो पहला सवाल है तो आसान कर लेते हैं. 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 2 प्रोडक्ट में पहला जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्टेन, 8 कार्बन का प्रोडक्ट है और उसके 2 मोल्स बन. आपको क्या करता है एग्जामिनर, इसमें एक कंपाउंड देगा, कंपाउंड देने के बाद रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहेगा और उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा. अगर इन्फॉर्मेशन ना दी हो फिर तो बहुत ही आसान होता है, फिर तो आपकी मर्जी है जैसे भी करें. लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. नॉर्मली इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए कह रहा हूं कि भाई रिएक्शन इसको क्रैक कर रहे हैं, और क्रैक कर रहे हैं लेट्स सपोज इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3. आपको बताया उसने क्या कि मेरे पास 2 मोल्स बन रहे हैं ऑक्टेन के.
ऑक्टेन क्या होता है? C8H18 होता है। ऑक्टेन क्या होता है? C8H18। ये बात हम सीख चुके हैं ना भाई। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन CnH2n+2, उसके अकॉर्डिंग C8H18 है। ये उसने खुद बता दी। अब कहता है बताओ दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? जब आपसे वो कहेगा दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बताएंगे बच्चे? अब आप पहले यहाँ काउंटिंग कर लो। काउंटिंग क्या करोगे? 8 to the 16, तो 16 कार्बन तो यही इस्तेमाल हो गए। तो बचे कितने 22 में से? 6 कार्बन। और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ थे 46, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 18 इंटू 2 दैट इज 36। तो 46 माइनस 36 10 बच गए। तो आपके पास क्या आ गया? C6H10। आपको इस तरह करके लिखना होगा। यूजुअली अनयूजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या करना है। इट्स ऑल मैथ्स, मैथमेटिकल काउंटिंग करनी है आपको। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर ने आपको कहा ये दूसरा वाला आपने लिखा है भाई, सबको समझ आता है काउंटिंग कैसे की है। आपको एक कंपाउंड दिया था 22 कार्बन और 22 कार्बन 46 हाइड्रोजन का, और कहा उसने कि एक कंपाउंड जिसकी क्रैकिंग में बन रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। आपने ऑक्टेन का फॉर्मूला लिखा और उससे आपको अंदाजा हो गया कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है। फिर आपको कहा बताइए दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शन दिए में। तो आप कार्बन की हाइड्रोजन की काउंटिंग करोगे और जो मैथ्स फिट बैठेगी वो कर लोगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। अब देखो अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा। एक और एग्जांपल देखो। एग्जामिनर कहता है भाई कि वी हैव गॉट अ कंपाउंड C14H30, और आपसे कहता है कि इस कंपाउंड की क्रैकिंग में हमें मिल रहा है 3 मोल्स इथीन के। 3 मोल्स मिल रहे हैं किसके? इथीन के। इथीन क्या होती है? C2H4। इथेन नहीं, इथीन। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना भाई, CnH2n। अकॉर्डिंग टू दैट इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2। कैसे हुआ C2H4 लाइबा? इट्स मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका डबल। तो CnH2n के अकॉर्डिंग ये C2H4 बन गया। और एग्जामिनर ने आपसे कहा कि 3 मोल्स बन रहे हैं इसके। तो अब आपने काउंटिंग कर लेनी है। क्या हो गया भाई? 6 कार्बन यहाँ लग गए, तो उसका मतलब है अब जो अगला कंपाउंड बनेगा उसमें 8 कार्बन होंगे, और 4 3 से 12 हाइड्रोजन आप इस्तेमाल कर चुके हो। 30 टोटल थे, तो कितने रह गए? C8H18, और यहां पर ये बन गया आपका ऑक्टेन। ये काउंटिंग से हो रहा है भाई, सिंपल काउंटिंग है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई और साइंस नहीं है। इट्स लॉजिकली ओनली काउंटिंग। आप काउंट करके कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को पूरा कर रहे हो दोनों साइड पर। इज दैट क्लियर? तलहा, अजाम, अनस, ये बात समझ आती है? यस सर। जी सर। कोई सी भी हो, उससे क्या फर्क? तो फिजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है भाई। अगर कर नहीं भी करूंगा तो इससे प्रोडक्ट में थोड़ी फर्क पड़ेगा। प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, एक देर से बनेगा एक जल्दी बनेगा। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल थी रफली। क्या बोलो मेरे बच्चे, ये हमारी हो गई प्रेपरेशन कंप्लीट। नॉर्मली प्रेपरेशन में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा कहीं पर भी, यहाँ इसलिए लगा क्योंकि हमने पूरी थ्योरी को कवर किया। तो बेटा प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। फिर रिकॉल करते हैं, अल्केन्स बनाने के कितने तरीके हैं? 2। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसके 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला स्टेज इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन। और उसमें फिर बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं हमें क्रूड ऑयल से, जिसमें बहुत सारे अल्केन्स भी इंक्लूडिंग मीथेन मिलते हैं। दूसरा तरीका बेटा क्या है? क्रैकिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? बड़े कंपाउंड्स को तोड़ते हैं और छोटे कंपाउंड्स बनाते हैं। बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जो यूजुअली यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 2 तरीकों से की जाती है, प्योरली बाय हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर, एंड यूजिंग कैटलिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड यूजिंग हीट ऑल्सो। ठीक है, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है दैट इज Al2O3। और आमतौर पर हमें क्रैकिंग के से 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, स्मॉल अल्केन, स्मॉल अल्कीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया जी। आपके सिलेबस में एक जो सबसे फेमस कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है वो Al2O3। आपके सिलेबस में एक ही नाम है, इसलिए यही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स की तरफ, और हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, शाबाश। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स।
अब आप जल्दी से ये कर ले, 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जाएं फ्रेश होकर आ जाए। 5 मिनट से छठा मिनट ना हो, वरना फिर बाहर ही खड़े रहेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी से जाइए, फ्रेश होकर आ जाइए, पानी शानी पी लीजिए, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। 5 मिनट है। ऑनलाइन वालों यहीं पर मीटिंग पॉज कर रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ, वापस आ जाना 5 मिनट। एल्केन्स की केमिकल प्रेपरेशन दो है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को अगर हम रिएक्शन में भेजें, रिएक्शन करने के लिए, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मेरे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो ही है, प्रेपरेशन भी दो है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो है। तो बड़ा आसान सा पैटर्न है, दो प्रेपरेशन, दो केमिकल प्रॉपर्टीज। और पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी है, और ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है बार बार रिपीट भी होगी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। पहली प्रॉपर्टी है बेटा कंबशन, और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब कंबशन क्या है। कंबशन वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ अल्केन में नहीं आएगी, सब जगह आती रहेगी और सेम ही तरह से आती रहेगी। कंबशन कहते हैं जला, आप एक्सो एंडो वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कंपाउंड को जलाना। जलाना क्या, गर्म करना विद एयर। देखो अगर हम गर्म कर रहे हैं विदाउट एयर तो इसको हम जलाना नहीं कहते, इसको हीटिंग कहते हैं सिर्फ। जो अभी मैंने क्रैकिंग में बताया कि क्रैकिंग में आपने एयर को रोकना है, वरना कंपाउंड कंबस्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। जब आप किसी भी कंपाउंड को, जो किसी भी अल्केन को जलाओगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। जैसे घर में जो चूल्हा जल रहा है, गैस, उसमें आ रही है मीथेन, तो वो मीथेन की क्या हो रही है, कंबशन हो रही है। अब समझना मेरे बच्चे कि कंबशन का पैटर्न क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंबशन आपको सिर्फ एल्केन या मीथेन की करना ना आए, बल्कि हर कंपाउंड की करना आ जाए कंबशन। नंबर 1, कंबशन में करना क्या होता है। लेट्स सपोज ये मीथेन है CH4, आपने शो की ऑक्सीजन। आपको मैंने एक्सो एंडो में बताया था कंबशन कैन नॉट बी डन विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर कंबशन नहीं हो सकती। तो आपने O2 किया। अब इसका पैटर्न क्या होता है कंबशन का। कंबशन का पैटर्न ये होता है कि ऑक्सीजन हर एक एलिमेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देती है। यानी कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगी तो क्या बनेगा, वाटर। तो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर आप इसे बैलेंस कर दोगे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगेगा, और उसके बाद 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, इसलिए डेल्टा H का साइन नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने। और याद रखिएगा ये कंबशन जब की जाती है तो उसमें हमेशा मेंशन किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर, कि आपने एयर की अनलिमिटेड सप्लाई दी हुई होती है। जैसे घर में जब किचन में चूल्हा जला रहे हो तो एयर की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। जनाब आप जब किसी कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं उसका पैटर्न समझना बड़ा जरूरी है। क्या है पैटर्न ऑफ कंबशन, कि जो भी एलिमेंट होगा, मसलन अगर मैं CH4 ना लेता, मैं ले लेता C8H18, ऑनलाइन वालों ऑक्टेन ले लेता, पेट्रोल। क्या करता, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाता, एक्सेस ऑफ एयर होता, एक्सेस ऑफ एयर होता। तो मुझे बताइए क्या होता, अभी भी प्रोडक्ट वही नहीं होते। ऑक्सीजन क्या करता, कार्बन को चेंज करता कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन को चेंज करता वाटर में। तो क्या समझे हसन मलिक, प्रोडक्ट तो वही बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट वही बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट वही बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फर्क किस चीज में आएगा, फर्क आ जाएगा बैलेंसिंग में, फर्क आ जाएगा बैलेंसिंग में, फर्क आ जाएगा बैलेंसिंग में। बाहर बाहर खड़े हो जाओ जल्दी, शाबाश। बाहर 5 नहीं 10-12 मिनट हो गए, चलो वापस जाओ, बाहर जाओ, शाबाश। तो मेरे बच्चे अब बैलेंसिंग में क्या फर्क आएगा कि यहाँ पर वी हैव गॉट 8 कार्बन, तो यहाँ हम लगा देंगे 8। फिर हमारे पास हाइड्रोजन 18 है तो यहाँ लगा देंगे 9। ठीक है जी। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8 to the 16। नहीं बेटा बाहर, 1 मिनट होल्ड करना भाई, बाहर। 5 मिनट का मतलब 5 ही मिनट था, बाहर जाए आप भी बेटा बाहर। मैंने इतने प्यार मोहब्बत से खुद से आपको इसलिए कहा था कि आप जाएं और बाहर जाओ, बाहर खड़े जाओ, सीधे बैठो। क्या कहा मैंने, दोबारा से देखिएगा बेटा। बैलेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ 8 कार्बन थे तो यहाँ हमने 8 लगा दिया। उसके बाद यहाँ 18 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, तो 18 करने के लिए 9 लगाया, 9 to the 18 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन कितने थे, 8 to the 16, और ये 9 ऐड कर लें, 16 + 9
16 + 9 25। तो 25 करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे 25/2, 25/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझने की बात, बैलेंसिंग यहाँ मकसद नहीं है, मकसद है ये बात करना। कहां से आ रहे हो फिलहाल? 5 मिनट से ऊपर हो गया, अब आप बाहर खड़े हो जाए प्लीज। थैंक यू मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली। क्या कहा मैंने? अब कंबशन का पैटर्न ये अलग अलग तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। बाहर खड़े जाओ, बाहर खड़े जाओ। सर साहब मैं तो नीचे होता, कहीं भी थे। 5 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया। चलो सब आप यहीं खड़े हो। कंबशन, लिसन वेरी केयरफुली बेटा। तो कंबशन का पैटर्न क्या होता है? कंबशन में आप जब किसी चीज को कंबस्ट करते हैं, समझाना क्या है, दो बातें समझो कि कंबशन में जब आप किसी चीज को कंबस्ट करते हो तो प्रोडक्ट यानी हाइड्रोकार्बन की कंबशन प्रोडक्ट आपको भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फर्क ये आता है कि देखो जो छोटा कंपाउंड होगा, अभी मैंने कंबस्टिबिलिटी फ्लेमेबिलिटी पढ़ाया ना, गौर से देखो, जो छोटा कंपाउंड है उसे जलाने के लिए सिर्फ 2 मोल चाहिए। उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन के क्या चाहिए? 2 मोल। जो ये बता रहा है कि फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है। जबकि जो बड़ा कंपाउंड है उसे जलाने की तकरीबन 13.5 मोल चाहिए। 12.5 मोल्स भाई। 25/2 क्या है? 12.5 बन गया ना, 12.5 बन गया। तो जो हमने शुरू में कहा था कि जो छोटा कंपाउंड होता है उसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होती है और बड़ा कंपाउंड उसकी फ्लेमेबिलिटी कम होती है। तो ये देखो पता चल रहा है कि इसको जलाना आसान है, इसको जलाना मुश्किल। लेकिन जब ये जल रहा है तो सिर्फ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये जल रहा है तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होंगे, लेकिन ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी? इस नीचे वाले रिएक्शन में। नीचे वाले रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ज्यादा मोल्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट के, बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आप कहते हैं एक्सोथर्मिक होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हमने शुरू में ट्रेंड पढ़ा था वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि छोटे कंपाउंड के अंदर, छोटे कंपाउंड में और बड़े कंपाउंड, कंबस्शन के प्रोडक्ट में मसला नहीं है, सिर्फ मसला है फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी में। छोटे कंपाउंड को जलाने के लिए हमेशा कम ऑक्सीजन चाहिए होगी, बड़े कंपाउंड को जलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। छोटा कंपाउंड जलेगा तो प्रोडक्ट भी कम देगा और बड़ा कंपाउंड जलेगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा देगा। यही चीज हमें यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, ये जो कंबस्शन हमने लिखी इसे कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंप्लीट कंबस्शन कब होती है? जब आप किसी कंपाउंड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। अगर मैं इसी मीथेन को हीट करूं, लिसन वेरी केयरफुली, मैं इसी मीथेन को हीट करूं लेकिन मैं क्या करूं? ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दूं, ऑक्सीजन की सप्लाई को एक्सेस की जगह क्या कर दूं? लिमिट कर दूं, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो अब क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मजेदार तरीके से मौजूद नहीं है तो हाइड्रोजन बीइंग अ स्मॉलर एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन कार्बन बड़ा एटम होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो या तो वो बिल्कुल ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, विल रिमेन एज कार्बन, विल रिमेन एज कार्बन सूट। कार्बन सूट कहते हैं कार्बन पार्टिकल्स को। या फिर अगर ऑक्सीडाइज हुआ भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। हाउ एवर हाइड्रोजन विल फॉर्म वाटर। दोबारा सुनना, इस प्रोसेस को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। दोनों का पता कैसे चलेगा ओ लेवल्स में? बेटा ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है, ऑक्सीजन के बारे में वो कहता है कि ऑक्सीजन लिमिटेड ऑक्सीजन यूज हुई है, तो फिर आप प्रोडक्ट चेंज करोगे और प्रोडक्ट वाटर का, हाइड्रोजन का चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट सिर्फ किसका चेंज होगा? कार्बन वाला। कि कार्बन नॉर्मली कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। However, incomplete combustion में either it will remain as carbon soot or it will oxidize maximum to carbon monoxide। जैसे गाड़ियों में होता है, गाड़ी में अगर इंजन आपका सही काम नहीं कर रहा और ऑक्सीजन सही से कंबस्ट नहीं कर पा रहा फ्यूल को, तो गाड़ी में देखा वो काला धुआं सफेद धुआं मारना शुरू कर देती है गाड़ी। क्यों वो काला धुआं क्यों मार रही होती है गाड़ी? सफेद धुआं क्यों मार रही होती है? कि कार्बन पार्टिकल निकल रहे होते, एक साथ जमा हो जाए, सारे हो गए, जमा हो गए। हाँ, तो मैं इसीलिए रोका हुआ था कि सारे एक एक करके आएंगे, मेरी क्लास का बेड़ा गर्क करेंगे। 5 मिनट का बोला था, 10 मिनट बाद आ रहे हैं। एक साथ एंट्री दिलवाए, पहले लड़कियों को भेजिए फिर लड़कों। तो कार्बन, क्या कहा मैंने? दोबारा सुनना बेटा, कि ऑक्सीडेशन जो है, कंबशन जो है, वो दो तरह से होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में फर्क क्या है? कंप्लीट कंबशन में कार्बन कंप्लीटली या तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, विल रिमेन एज कार्बन, या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और इनकम्प्लीट में, सॉरी, इनकम्प्लीट के अंदर ऐसा होगा, कंप्लीट के अंदर क्या होगा? इट विल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का फर्क किस चीज से पता चलेगा? एरो पे लिखी कंडीशन से। अगर ऑक्सीजन एक्सेस है तो कंप्लीट और नहीं तो लिमिटेड। लेट मी लेबल इट जी, एक वक्त में एक होगा जी। क्या कोई दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही होगा?
अब जो लेट आए हैं वो कम से कम इसको कॉपी कर लें, यहीं से है। सर जी बेटा। एक चीज पूछिए कि ये जो आपका इनकम्प्लीट है उसमें मालूम कैसे हाँ हाँ। पड़ेगा कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है फिर सिर्फ कार्बन बन रहा है? बेटा ये सवाल अभी इस बच्चे ने ही पूछा, मैंने क्या कहा, आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे दोनों सही होंगे। सवाल ही पूछा है सर हमें कैसे पता चलेगा कार्बन मोनो बनाना है या कार्बन, आप दोनों में से कार्बन लिख के आ जाए, कार्बन मोनो लिख दें, दोनों ही सही होगा। पता नहीं ठीक है सर। मतलब, तो अब ये तो उतना तो जब आप इतने डिसिप्लिन नहीं रखोगे कि सर ने एक टाइम दिया उस टाइम में वापस आना है, फिर सजा भी ना मिले, फिर ये बेवकूफ तो नहीं जो टाइम पे आ जाएंगे। बेटा अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम समझना शुरू कर चुके हैं। हमने कहा प्रेपरेशन दो थी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो ही हैं, और पहली प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट होगी, अब कंबशन के लिए इंतजार करो, एल्कीन में दोबारा आएगा फिर समझाऊंगा। क्या कहा, कंबशन, कंबशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बार बार सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिपीट हो रही होगी। और कंबशन क्या कहते हैं, जलाने को। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अब ये हीटिंग नहीं रहती, अब ये कंबशन बन जाती है, जो आपने एक्सोथर्मिक वाले चैप्टर में भी एज एन एग्जांपल पढ़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे जब आप कंबशन करते हो तो दो तरह की कंबशन होती है, आप देख पा रहे हो कि ऊपर मैंने लिखा है कंप्लीट कंबशन, नीचे लिखा है इनकम्प्लीट कंबशन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, आप एरो पे देखोगे तो पता चलेगा, दोनों में फर्क ये है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में हो तो फिर ये कंबशन कंप्लीट हो पाती है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो फिर ये कंबशन इनकम्प्लीट रह जाती है। दोनों का फर्क भी नजर आना चाहिए कि कंप्लीट कंबशन में कार्बन विल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन में ईदर इट विल रिमेन एज कार्बन और विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर विल बी सेम। फिर एक और फर्क समझ में आता है जो मैंने यहां दिखाया कि छोटे कंपाउंड को जब कंबस्ट किया तो कम ऑक्सीजन लगी है, बड़े कंपाउंड को जब कंबस्ट किया तो ज्यादा ऑक्सीजन लगी है, क्योंकि हम अभी पढ़ कर आए थे कि छोटे कंपाउंड की फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होती है, उसको जलाना आसान होता है, और बड़े कंपाउंड को जलाना मुश्किल होता है। तो देखो जो 8 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको जलाने में ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, और दो का जो पहला वाला कंपाउंड है मीथेन, उसको जलाने में कम ऑक्सीजन लग रही है। लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट पे भी देखें, पहले वाले कंपाउंड को जब जलाया है तो प्रोडक्ट कम मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 ही मोल मिला है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल मिले हैं। तो दिस शोज के कंबस्टिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नीचे प्रोडक्ट ज्यादा कौन देगा, 8 कार्बन वाला कंपाउंड देगा। तो जो हमने ट्रेंड पढ़ा था वो इस रिएक्शन में भी अप्लाई होता है। अभी के लिए ट्रेंड समझाना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि कंबशन किसे कहते हैं, जब आप अल्केन को या किसी भी हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो बर्न हो जाता है, इसी बर्निंग को कंबशन कहते हैं, विच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक है। और इसका पैटर्न क्या होता है कि कार्बन विल ऑलवेज चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल चेंज टू वाटर इफ द कंबशन इज कंप्लीट। हाउ डू वी कम टू नो कि कंप्लीट है, आपको हमेशा वो कहेगा एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर जब होती है तो कंबशन कंप्लीट होगी, और अगर लिमिटेड एयर है या एग्जामिनर कह रहा है कि कंबशन इनकम्प्लीट हुई तो बताओ क्या होगा, तो वहां पर कार्बन के ऊपर फर्क पड़ता है। कार्बन या तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, विल रिमेन एज कार्बन। जैसे घर में देखो, ये आप कर सकते हो जाके, घर अगर घर में कैंडल पड़ी हुई है, वैक्स कैंडल जो होती है मोमबत्ती, आप उसे जलाओ, जलाकर उसके थोड़ा सा हाइट, जो उसकी लौ जल रही है उससे थोड़ी सी हाइट पर एक टिश्यू पेपर या एक व्हाइट पेपर रख ले, और थोड़ी देर तक उसको होल्ड करके रखिए, इतनी हाइट पर कि वो जले नहीं। तो जनाब अली आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर उसमें बहुत फाइन कार्बन पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, जो असल में ये वाले कार्बन पार्टिकल्स होंगे। इसको कार्बन सूट कहते हैं, ये मैं लिखा नहीं मैंने यहाँ, कार्बन ये पेंट पे बहुत ही फाइन पाउडर यही कार्बन होता है, या जो कार्बन पेपर पे जो वो जो क्या नाम है कार्बन कोटिंग है वो भी यही कार्बन है। शू पॉलिश के अंदर जो कार्बन डल रही है ब्लैक वाले में, वो भी यही कार्बन है, कार्बन सूट। तो आप ये घर में भी थोड़ी बहुत बनाकर चेक कर सकते हैं कार्बन सूट की फॉर्म में। बहरहाल पहली बिल्कुल तो क्या है में, तो इट अंडरगोस कंबशन व्हिच इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन में होता क्या है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अंधाधुन है फुल, तो कंप्लीट कंबशन होगी, और कंप्लीट कंबशन में वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
However, अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो फिर कार्बन विल ईदर चेंज टू कार्बन मोनोऑक्साइड और विल रिमेन एज कार्बन एंड हाइड्रोजन विल चेंज टू वाटर। और इस कंबशन को हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। मैं बता रहा था जब लोग आना शुरू हो गए कि जब गाड़ी का इंजन वगैरह में कोई काम आ जाए तो आप देखते हैं गाड़ी जो है सफेद या काला धुआं मारना शुरू कर देती है। वो क्यों? क्योंकि जब फ्यूल कंप्लीटली कंबस्ट नहीं होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता। तो नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी ठीक है और सर्दी की वजह से थोड़ा सा धुआं नजर आ रहा है तो उल्टा वो अलग बात है। नॉर्मली धुआं नजर नहीं आता गाड़ियों का। लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मेजरली, और उसमें वाटर वेपर्स शामिल होते हैं। इसलिए अगर आप धूप में देखेंगे ऐसा लगेगा पानी के वेपर्स निकल रहे हैं, बिकॉज वाटर वेपर्स में शामिल होते हैं। लेकिन जिस गाड़ी से सफेद या काला धुआं निकल रहा है, मालूम है कि उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। शायद फ्यूल, या तो फ्यूल बेकार है, नाकिस है, या तो फिर आपका इंजन सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी या कार्बन पार्टिकल्स भी बन रहे हैं। और कार्बन पार्टिकल्स ब्लैक हैं, इसलिए धुएं के साथ निकल रहे हैं तो ब्लैक आ रहा है धुआं। अगर व्हाइट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो थोड़ी सी जो है ना व्हाइटिश अपीयरेंस के साथ होती है, जो हलक पे भी लगती है। तो वो जैसे आप रिक्शे देखें, जो रिक्शे घूम रहे छोटे वाले चिंची रिक्शे नहीं, तो पुराने जमाने वाले रिक्शे आज भी नजर आ जाएंगे। यूजुअली वो पट 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 करके धुआं मार रहे होते हैं। छोटा सा इंजन लगा हुआ है, फ्यूल उसके लिहाज से कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो अल्टीमेटली इनकम्प्लीट कंबशन से दे आर वेरी वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको स्प्रेड कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो खुलासा ये कि कंबशन आपको पता होनी चाहिए क्या है। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पर, जो बहुत ज्यादा ही सिंपल और बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है, विच इज सब्स्टिट्यूशन। मुझे जल्दी से बता दो, अल्केन सैचुरेटेड थे कि अनसैचुरेटेड थे? सैचुरेटेड थे। ठीक है, क्या मतलब था कि कार्बन की जो चारों वैलेंसीज थी वो सिंगल बॉन्ड से भरी हुई थी। इसका एग्जांपल ऐसा ही है कि 4 कुर्सियां हैं, चारों पे बंदे बैठे हुए हैं। अगर मैंने 5वां बंदा बिठाना है, कार्बन सैचुरेटेड था ना अल्केन के अंदर, तो 4 कुर्सियों पे अगर 4 बंदे बैठे हैं, मैंने 5वां बंदा बिठाना है, तो अब एक ही तरीका है कि मैं क्या करूं, किसी एक को उठाऊं, उसकी जगह बिठाऊं। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसी को जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, फुटबॉल मैच में देखते हैं कि एक प्लेयर गया, उसकी जगह दूसरा प्लेयर आता है। ये नहीं होता कि प्लेयर भी मौजूद है और दूसरा भी आ गया। ये तो कोई ऐसे तो नहीं चल रहा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एटम जाए तो अल्केन दो पेपर आने वाला, तो एडिशन यहाँ के क्या कहा था, अल्केन सैचुरेटेड ने आमतौर पर रिएक्ट करना पसंद, अप्लाइंग सम कंडीशंस, तो दे विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन भी आती है कि जहां पर हम देखेंगे कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखें, सब्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं। The chemical reaction in which atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो कि आप वैसे भी जानते हैं कि क्या होती है। तो एल्केन में या कोई भी जो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा सारा, उसमें एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन के लिए जगह खाली होनी चाहिए, जगह तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल पढ़ने वाले, बहुत ही आसान एग्जांपल है, अगर आप समझ जाओगे तो एक गो में ही आप एंड तक कर पाओगे। तवज्जो से देखिएगा बेटा। अब हम सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल रखने जा रहे हैं कि बेटा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स is replaced by another atom or group of atom. बेटा एग्जांपल देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन में जो एग्जांपल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मीथेन में, बेटा वो एग्जांपल है क्लोरीनेशन की। बेटा आप पेन रख दीजिए प्लीज, फोकस करने का टाइम आ गया। हम जो एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन में लेने जा रहे हैं वो क्लोरीनेशन की एग्जांपल है, लेकिन
अगर पैटर्न समझ लिया तो एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि जो हम क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं एग्जाम में कोई और एग्जाम्पल भी आ सकती है, एग्जाम में ब्रोमिनेशन भी आ चुकी है, एग्जाम में आयोडीनेशन भी आ चुकी है। तो अगर आप समझ गए कि कर क्या रहे हैं तभी आप इसको सही से कर पाओगे। देख लो बेटा जल्दी से, बहुत आसान एग्जाम्पल है और बहुत एक गो में समझ आने वाली एग्जाम्पल है। तुम तफलियां करते रहो, फिर बोलना सर दोबारा बता दें। ये आपने ले लिया बेटा मीथेन, और ये आपने ले लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल, और यहाँ जो कंडीशन होती है वो होती है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। खुद से अल्केन्स रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, कोई ना कोई जबरदस्ती की कंडीशन देनी पड़ती है, ट्रिगर करना पड़ता है। तो आप समझिएगा, आपके पास है मीथेन और क्लोरीन। मीथेन में कार्बन के पास चारों बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, पूरे हैं, एडिशन नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह क्लोरीन लगेगी। तो आए जरा देखते हैं कैसे होगा मेरे बच्चे। क्या होगा, एक क्लोरीन आउट ऑफ 2 अटैक करेगा और इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो 4 की जगह कितने हाइड्रोजन रह गए, 3, और वो जो जगह खाली होगी वहां कौन आ जाएगा, क्लोरीन। जो हाइड्रोजन निकला वो कहां जाएगा, यहाँ 2 क्लोरीन थे ना, 2 क्लोरीन थे, तो जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HCl। बहुत मुश्किल है, दोबारा देखें, आपके पास अल्केन था, उसमें जगह खाली नहीं थी, आपने क्लोरीन यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब दिया तो सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। तो क्लोरीन इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्लेस में कैसे सब्स्टिट्यूट करना है भाई, आपने क्या देखा कि आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन गया, एक हाइड्रोजन को निकाला, उसकी जगह खुद लग गया। जब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इट बिकम्स फ्रॉम CH4 CH3 और Cl आ गया, है डेरिवेटिव मतलब। हाँ जी सर, ये यूवी क्यों लगाया? रिएक्शन में क्या बनना, यूवी लाइट जो है कंडीशन है इस रिएक्शन का। मैंने बार बार कहा ऑर्गेनिक में रिएक्शंस जो कंट्रोल्ड हो रहे हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन से हो रहे हैं। अगर यहाँ यूवी लाइट ना लिखी हो तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज यूज्ड टू एनर्जाइज दिस रिएक्शन कि वो हो जाए। अब समझो कि रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली ये रिएक्शन हम देखते हैं चेन की फॉर्म में होता है, क्योंकि स्टिल हाइड्रोजन बाकी है या नहीं बाकी है। तो अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल देता चला जाऊं, अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता चला जाऊं, तो क्लोरीन हैज द टेंडेंसी टू कंटिन्यूअसली सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन। तो ये चेन की पैटर्न में चलेगा। मसलन अगर मैं इसे सेकंड स्टेप में ले जाऊं, मैं ले लूं CH3Cl और एक बार फिर से मैं इसको क्या करूं, क्लोरीन से रिएक्ट करने के लिए आमादा करूं अल्ट्रावायलेट कंडीशन की मौजूदगी में। तो अब फिर से क्या होगा कि एक क्लोरीन फिर से जाएगा और किसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर। बात समझ रहे हो बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है, चेन की पैटर्न में रिएक्शन होने वाला है, चेन पैटर्न में। और अब जब एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2। एक Cl पहले से लगा हुआ था, एक और जाके लगेगा तो अब कितना हो जाएगा Cl2। देखो भाई समझ के करोगे तो ही कर पाओगे। और साथ क्या बनेगा, HCl। जब एक हाइड्रोजन निकला तो दूसरे क्लोरीन से कंबाइन होकर वो क्या बना लेगा, HCl। अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं क्लोरीन इसको देता जा रहा हूं तो क्या ये आगे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या करना है, CH2Cl2। अब बोलोगे तो समझ आएगा कि तुम्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब जब तीसरे स्टेप में जाएंगे फिर से काम वही करना है, पैटर्न क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। एक हाइड्रोजन और निकला तो CH रह गया और Cl2 से कितना हो गया, और ये हो गया HCl। अब अगर एक और स्टेप पे जाए तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। CHCl3 हमने ले लिया आइश, फिर से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लिया और फिर से आपने कंडीशंस दे दी बेटा, किसकी, अल्ट्रा वायलेट कंडीशंस दे दी। फिर से क्या हुआ, आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और CCl4 हो जाएगा, साथ में HCl फॉर्म हो जाएगा। और अब जाके ये रिएक्शन रुकेगा, क्यों कि अब क्लोरीन को नहीं निकाल सकता, तो अब जो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अगर आप गौर से देखें तो ये चेन रिएक्शन हुआ 4 स्टेप में। 4 स्टेप में क्यों हुआ, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे। अगर मैं इसकी जगह ऑक्टेन ले लूं, तो C8H18 होता है, C8H18 होता है। तो सीधा सीधा कितने स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा, 18 स्टेप का, क्योंकि हर स्टेप पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी जगह ब्यूटेन, एग्जाम में कई दफा ब्यूटेन आ चुका है, ब्यूटेन C4H10, तो एक एक करके कितनी बारी में हाइड्रोजन निकलेंगे, सारे 10 बारी में। समझ आ रही है बात। अच्छा, मैं क्लोरीनेशन ना दूं, मैं आयोडीनेशन दे दूं, तो Cl2 की जगह क्या आ जाएगा, I2। Cl2 आयोडीन से आयोडीनेशन है, अगर मैं तुम्हें क्लोरीनेशन ना देकर आयोडीनेशन दे दूं तो 2 की जगह आ जाएगा I2। अब जब I2 आ जाएगा तो क्या पड़ जाएगा भाई, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3I।
CH2I2, CHI3, CI4। अगर मैं ब्रोमीन दे दूं तो क्या होगा, यहां पर Br2 आ जाएगा, यहां पर Br2, Br3, Br4। असल रट्टा तो लगाना नहीं है, समझना है कि सब्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि किसी भी कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन हो, हम कर ये रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन को 1 by 1 रिप्लेस कर रहे हैं अपकमिंग एटम से। तो क्लोरीनेशन बुक में है, बहुत दफा क्लोरीनेशन भी आती है, लेकिन आयोडीनेशन भी आ चुकी है। बुक में मीथेन है, एग्जाम में प्रोपेन या ब्यूटेन भी आ जाएगा। तो अगर आपको पैटर्न पता है तो आप कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो? तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल सा गेम था कि आप अल्केन फॉर एग्जांपल मीथेन, जब आप उसको अलाउ करते हैं टू रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन, तो सब्स्टिट्यूशन होती है और एक एक करके हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। 4 हाइड्रोजन है तो 4 स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े आसान तरीके से नाम है। देखो, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्यों मीथेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीथेन हम CH4 को नहीं कहते, मीथेन हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड हो। भाई मिथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन। अक्सर बच्चे कहते हैं सर मीथेन तो CH4 था। वही कहां हमने पढ़ा है? हमने तो पढ़ा कि जब एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए तो मिथ और एन हो जाता है। तो यहाँ पर एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है ये सारे, तो ये क्लोरोमीथेन कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। कैसे डाइक्लोरो? भाई 2 क्लोरीन आ गए, कार्बन तो वही है। तीसरा क्या कहलाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। और इस तीसरे कंपाउंड का एक कमर्शियल नाम भी है, क्लोरोफोम। नाम सुना है? जो क्लोरोफोम जो है वो इसी कंपाउंड को कहते हैं, CHCl3 क्लोरोफोम। तो एग्जाम में कई दफा आपको मिलेगा, एग्जाम में कहेगा मीथेन को यूज करके क्लोरोफोम बनाइए। तो क्लोरोफोम बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर चौथे स्टेप तक नहीं ले जाओगे, तीसरे स्टेप पे एंड करोगे। क्या कहा मैंने? एग्जामिनर ने कई दफा सवाल पूछ लिया कि क्लोरोफॉर्म बना के दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट था वो क्लोरोफॉर्म था। तो थर्ड स्टेप पे ही कहानी रोकेंगे, चौथे स्टेप तक नहीं जाएंगे। और अगर लास्ट आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरोमीथेन। अब ये बात आप समझ गए कि क्लोरीन की जगह अगर आयोडीन आ जाए तो क्या चेंज करना है, मीथेन की जगह प्रोपेन आ जाए तो क्या फर्क आ जाएगा। पैटर्न ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक एक करके हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय दी अदर एटम, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इज दैट क्लियर? यहां पर बेटा मीथेन की केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और अब तेजी से हमारी केमिस्ट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज।